जो भाषा होती है उसमें इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, मतलब हार्ट की वजह से होने वाली अचानक मृत्यु। जैसे न्यूज़ में हम डेली पढ़ते हैं कि अचानक 20 साल के लड़के को, 30 साल के लड़के को, 50 साल के आदमी को जिम करते समय, डांडिया करते समय अचानक बेहोश हो गया, अचानक मृत्यु हो गई। उसको मेडिकल भाषा में सडन कार्डियक डेथ कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इसके दो कारण होते हैं। एक तो जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है वो, और दूसरा होता है हार्ट की धबकारे की बीमारी। तो हार्ट अटैक की बीमारी और हार्ट के धबकारे की बीमारी दोनों बहुत अलग अलग और दोनों भिन्न भिन्न होती है, और दोनों के लक्षण भी बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन शुरू करेंगे कि भाई हार्ट के बीमारियों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, या वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, जो अपने को पहले से अटैक आने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक आधा घंटा पहले जो अपने को संकेत दे सकते हैं कि हमें मुझे हार्ट की तकलीफ हो सकती है। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है या जो कॉमन लक्षण है वो छाती में दुखावा होना। लेकिन छाती का दुखावा जो है सिर्फ 50% लोगों को ही होता है, और 50% लोगों को छाती के दुखावे के अलावा बाकी लक्षण होते हैं। कभी कभी किसी को गर्दन में दुखावा होना, बाकी दोनों ये जबड़ों में दुखावा होना, पीठ पे दुखावा होना, या कभी कभी किसी को ऐसे भी हो सकता है सिर्फ दोनों हाथों में दुखावा हो रहा है, दावे बाजू की जो अपने आर्म से उसमें दुखावा हो रहा है। दुखावा कभी कभी जो एज जिसकी ज़्यादा है, जिसकी 50-60 साल की उम्र है, वो ये भी कह सकते हैं मुझे 2-3 दिन से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी बेचैनी जैसी हो रही है, घबराहट जरूर लागे जैसे। तो जो घबराहट का जो सिम्टम्स हैं वो स्पेशली ओल्ड एज में, और जो फीमेल्स हैं, औरतों में घबराहट का सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कभी कभी मिचली आना, चक्कर आना, आँख के सामने अंधेरा आ जाना, ये सब सिम्टम्स भी हार्ट की बीमारी में हो सकते हैं। और जो बहुत बार लोग नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं मुझे हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। कभी कभी किसी को सिर्फ एसिडिटी जैसा होना कि एक दिन एसिडिटी लग रहा है, दूसरे दिन एसिडिटी लग रहा है, तीसरे दिन एसिडिटी लग रहा है। 20-30% लोगों में जो हार्ट की बीमारी होती है सिर्फ एसिडिटी जैसे सिम्टम देती है। अपने पास हफ्ते में 20 या 30% पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोले कि साहब मैंने कहीं मतलब मुझे कुछ भी नहीं था, ऐसे 2 दिवस की एसिडिटी होती है। तो ये एसिडिटी जिसको कभी नहीं हुई है उसको ये सिम्टम्स कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं, घबराहट का, अचानक चलते चलते पसीना आना है, या चलते चलते इंसान को रुक जाना पड़ रहा है, थकावट जैसा महसूस हो रहा है, ये सब मुख्य रूप से लक्षण होते हैं। तो इस सिम्टम्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ भी सिम्टम्स होते हैं तो किसकी सलाह लेनी चाहिए? अपने आजू बाजू जो भी फिजिशियन है, या आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट, आपका जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, इमीडिएटली उसके पास जाना है, उसको अपने सिम्टम्स को बताना है कि भाई मुझे पहले सिम्टम्स कभी नहीं थे और अभी से नए आ रहे हैं। उनको लगेगा तो एक ECG, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके देखेंगे कि हार्ट की बीमारी के लक्षण है कि नहीं है। 70-80% केसेस में तो ECG में लक्षण पकड़ा जाते हैं कि ECG अबनॉर्मल है या अटैक की बीमारी हो सकती है। लेकिन 20% केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ECG नॉर्मल है फिर भी मरीज को हार्ट की बीमारी चालू हो। ऐसे केसेस में उसको एक्सपर्ट डॉक्टर की, फिजिशियन की या कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे कोई भी सिम्टम हो तो कभी खुद को सेल्फ इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। सेल्फ इन्वेस्टिगेट का मामला खुद जाके ECG कराना है या इको कराना है, ऐसा कभी नहीं करना है। एक डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके हिसाब से आगे ECG लग रहा है या इको लग रहा है, या कभी कभी लग रहा है कि TMT करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आगे की बात यह है कि किस किस को ये बीमारी हो सकती है। तो जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, सौराष्ट्र रीजन में जैसे मावा या तंबाकू खाने की बहुत सारे, मतलब 70-80% लोगों को यहाँ मावा या तंबाकू का एडिक्शन है। ऐसे गुजरात में ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मावा का है या सोडा का कंजप्शन है सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र रीजन में। और पिछले 2-3 महीने में जो भी डेथ देखी गई है कि भाई हार्ट की वजह से सबसे ज़्यादा जो बीमारी या सडन डेथ हो रही है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट की, मतलब पूरे गुजरात में सबसे नंबर 1 है। अक्टूबर महीने में 302 डेथ हुई है सुरेंद्रनगर रीजन में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कार्डियक डेथ की वजह से। और सेकंड फिर आता है जूनागढ़ और अहमदाबाद। अहमदाबाद इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद भी टोटल डेथ 100 से कम है अटैक की वजह से, और सुरेंद्रनगर में 302 डेथ है। तो सुरेंद्रनगर में सबसे ज़्यादा ये रीज़न होना, एक तो लोगों की मतलब बहुत बार लगता है कि मैंने आप कोई થઈ જ ન શકે, मैंने एसिडिटी है, मैंने थोड़ी घबराहट है, या मैंने डायबिटीज़ है, थोड़ी BP वधी गई है। कभी कभी सिम्टम्स को नेगलेक्ट करना कि बहुत बार एक्सेप्टेंस नहीं आती कि मुझे हार्ट की बीमारी हो सकती है, एक रीज़न ये है। दूसरा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया एडिक्शन, मावा, तंबाकू, ये सब का सेवन ज़्यादा ही है। और तीसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि सुरेंद्रनगर के जो सिटी प्लस सुरेंद्रनगर की जो आजू बाजू के गाँव हैं वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, मतलब जैसे कार्डियक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी या एक्सपर्ट फिजिशियन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। सुरेंद्रनगर सिटी में फिर भी अच्छी लगती है, जैसे सुरेंद्रनगर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, धमतर की तरफ जाएंगे, हलवद की तरफ जाएंगे, या इस तरफ अहमदाबाद की तरफ निकलेंगे तो बहुत ही मतलब कम कार्डियोलॉजिस्ट की या फिर इवन GP की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कुछ भी सिम्टम होता है आपको इमीडिएटली सुरेंद्रनगर में
CU शाम में राउंड द क्लॉक कार्डियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश है, जैसे डॉक्टर नीलेश भाई ने बताया। मेरे साथ में मेरी टीम में डॉक्टर हिमल ठक्कर हैं। और सुरेंद्रनगर में फर्स्ट टाइम 2 कार्डियोलॉजिस्ट एक साथ राउंड द क्लॉक 24 आवर अवेलेबल है। इवन दिवाली के दिन नेक्स्ट डे भी बेचते वर्ष में उन्होंने 4 ऑपरेशन करे इमरजेंसी में। कल रात को भी हमने रात को 3 बजे तक 3 या 4 केसेस रात को इमरजेंसी तक किए हैं। तो फैसिलिटी के बारे में ऐसा है कि पहले जैसा नहीं है कि कभी डॉक्टर मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। राउंड द क्लॉक, अब छुट्टी है, दिवाली है, होली है, आपको हमेशा फैसिलिटी मिलेगी। करना क्या है कि इमीडिएट डॉक्टर के पास जाओ, अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराओ। जो भी डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ भाई आपको ये बीमारी हो सकती है, तो उसको उसके कॉन्फिडेंस में रहो और जैसे बता रहा है वैसे आपको इन्वेस्टिगेट कराओ। बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना है, जैसे जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए हमेशा नियमित रूप से आप जिस भी आपके फिजिशियन के पास में दवाइयाँ ले रहे हैं, नियमित दवाइयाँ लेते रहना है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ तो मैं कुछ कड़वा खाऊंगा या करेला का जूस पीऊँगा, दूधी का जूस पीऊँगा, उससे चली जाएगी। उससे चली नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत कंट्रोल होगी, बिल्कुल चली नहीं जाएगी। आप व्यसन चालू रखोगे, दवाई चालू रखोगे, दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप करेला का जूस पियो, दूधी का जूस पियो, थोड़ा उससे कंट्रोल रहेगा। थोड़ा आप योग करो, थोड़ा आप वॉकिंग करो सुबह शाम 30-30 मिनट, उससे थोड़ी आपकी डायबिटीज़ हो सकता है कंट्रोल में रहे या थोड़े से पहले से अच्छी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, वो नियमित लेते रहना है। और एक कोलेस्ट्रॉल का जो लोगों में मिथ है कॉमनली कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अटैक आता है, ऐसा नहीं है। 50% से ज़्यादा पेशेंट में ऐसा भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकलता है। जब चालू अटैक में हम लोग कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हैं तो 50% पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आता है। कि जब भी अपन कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखने जाते हैं उसमें 4-5 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड टाइप का होता है। तो कभी कभी जो मरीज खुद जाके अपना टेस्ट कराते हैं उसमें देखते नहीं है कि किस टाइप का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल कम है ये देख के खुश नहीं होना है। हो सकता है आपका दूसरा टाइप का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो। और डायबिटीज़ के मरीज के लिए खास ये बात है कि बहुत बार डायबिटीज़ के मरीज को सिम्टम्स का पता नहीं चलता है। डायबिटीज़ को बोलते हैं कि साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर मतलब उसको किसी भी सिम्टम्स का अंदाज़ा नहीं लगता है। बहुत बार अटैक आता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। चाहे उसको छोटा छोटा अटैक चल रहा है तो बहुत बार पता नहीं चलता है। एसिडिटी से सिम्टम्स हो गए, नेगलेक्ट कर लेते हैं। डायबिटीज़ के बाद में सेकेंड जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक दिन में कुछ तकलीफ नहीं करता, 2 दिन में भी कुछ नहीं करता, हो सकता है 5 साल भी कुछ नहीं करता है। इससे लोगों को लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर 5 वर्ष पहले थे, 5 वर्ष से मैंने कहीं नहीं गए हुई। तो ऐसी जो मिथ है कि 5 वर्ष से मेरे को ब्लड प्रेशर है और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे अपने हार्ट के लोड को बढ़ाता है और एक टाइम तक ऐसा पहुंच जाता है कि हार्ट का लोड ब्लड प्रेशर को सहन नहीं कर सकता और मैसिव अटैक आता है। ऐसे केस में मरीज जो होता है हॉस्पिटल पहुंचने की स्थिति में भी नहीं होता है। सुरेंद्रनगर में हमें 1.5 महीने पहले एक बूढ़ा भाई करके पेशेंट है जिसका लेफ्ट साइड का नस पूरी तरह 100% बंद था। और ऐसे केस नॉर्मली चलते फिरते अचानक अटैक आने से मर भी जाते हैं। और ये बहुत खुशनसीब केसों में था जो कि भाई हॉस्पिटल पहुंच गया और रात के 3 से लेकर सुबह के 7 बजे तक की 4 कलाक की मशक्कत के बाद में उसकी दोनों नसें हमने खोली है। तो इस टाइप का जो अटैक होता है 90% मरीज घर पे ही मर जाता है अचानक, रात को सोए सुबह उठे नहीं, ऐसा भी होता है। तो आपके जो भी सिम्टम्स हैं, कुछ भी सिम्टम्स आ रहा है, नेगलेक्ट आपको नहीं करना है। तो डायबिटीज़ की बात कर ली, कोलेस्ट्रॉल की बात कर ली, ब्लड प्रेशर की बात कर ली। इसके अलावा किस को हो सकता है, स्पेशली महिलाओं की जिसकी भी उम्र 55 या 60 से ज़्यादा है। 55 साल की उम्र तक महिलाओं में अटैक की बीमारी आदमियों से कम होती है। लेकिन जैसे महिलाओं की उम्र 55 से ज़्यादा हो जाती है या 60 से ज़्यादा होती है तो उनमें जो अटैक की बीमारी है, हार्ट की बीमारियों का जो प्रमाण है या जो इंसिडेंस है आदमियों के कंपेयर में ज़्यादा होता है। और महिलाओं को बहुत बार ऐसे सिम्टम्स जो लक्षण भी अच्छे से दिखाई नहीं देते। बहुत बार लगता है कमर में दुखाव, चाहे बेड़ा मतलब पीछे दुखावा हो रहा है। और महिलाएं जैसे बहुत सारे सिम्टम्स को बहुत बार नेगलेक्ट करती रहती है कि मेरे को काम करने से हो रहा है। तो ये सिम्टम्स स्पेशली महिलाओं को नेगलेक्ट नहीं करना है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है महिलाओं में हार्ट की बीमारी आदमियों के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होते जाती है। इंडियन महिलाओं में जो होती है कि ओबेसिटी, जिसको अपन बोलते हैं वेट गेन, इंडियन महिलाओं का वेट गेन आदमियों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। कि मोस्ट ऑफ टाइम इनकी सीडेंट्री मतलब जो बोलते हैं कि जैसे चलना फिरने की आदत नहीं होती है, घर का काम होता है, डेली का अपना मतलब 30 मिनट से या 1 आवर भी वॉकिंग होता नहीं है महिलाओं में, तो उनका वेट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है थायराइड की बीमारी ज़्यादा होती है उनमें, तो महिलाओं में अटैक का प्रमाण आदमियों के कंपेयर में जो बढ़ता जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि कैसे महिलाओं में अपन अटैक को 55 की एज के बाद में या 60 की एज के बाद में रोका जाए। तो जब भी सुबह उठते हैं आराम से शांत मन से 20-30 मिनट वॉक करना है। जो योगा कर सके घर पे 5-10 मिनट 20 मिनट योगा करना है। शाम को काम खत्म हो जाए उसको वापस 20-30 मिनट चलना है। बहुत बार लोगों को ये भी है मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ, काम से थक जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। काम का जो एक्सर्शन होता है जब से वो अलग चीज़ होती है। काम की वजह से मगज पे या दिमाग पे स्ट्रेस रहता है तो वो अपने हार्ट की बीमारी को उल्टा बढ़ाता है।
जिस वॉकिंग को या एक्सरसाइज को जो अपन कह रहे हैं वो शांत मन से सुबह शाम 30-30 मिनट चलने से हार्ट को रिलैक्स रहता है, मगज को मतलब दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रहता है, और ऐसे में तो हृदय की बीमारियों के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात कि खाने पीने का कैसे ध्यान रखा जाए। पिछले 2-3 साल में ऐसा बोला गया है कि कोरोना के कारण लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ गई है, या कोरोना की वैक्सीन के बाद में लोगों को हार्ट की बीमारियां बढ़ गई है। इसका कुछ साइंटिफिक प्रमाण तो नहीं है, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि 10-20% लोगों में हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन के बाद में, या जिसको कोरोना की लहर में निमोनिया हुआ था, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, ऐसे लोगों में हृदय की बीमारी के लक्षण थोड़ा ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में जो ट्रेंड देखा जा रहा है खाने पीने का, तो जहाँ भी बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं हर चीज़ में चीज़ है, पनीर है, ऑयली चीज़ें। पिछले 2-3 सालों में चीज़, पनीर, पफ, ये खाने पीने का चलन बहुत बढ़ा हुआ है। मार्केट में जो भी ये सब मिल रहा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रमाण बहुत ही मतलब एक लिमिट से ज़्यादा है। एक पफ आप चीज़ वाला खाओ या एक सैंडविच आप एक चीज़ वाला खाओ, आपके पूरे महीने की कोलेस्ट्रॉल की जो लिमिट होती है उसको पूरा कर देता है। तो जो हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा कुछ बाहर का नाश्ता कर रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल वैसे ही बहुत हाई रहता है। ऐसा साल 2 साल चलता है तो अचानक से अटैक करने की संभावना रहती है। अचानक होने वाले हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, ये सब बीमारियों को तो अपने को धीरे धीरे करके कंट्रोल करना है, या जिसको भी बीमारियां हैं कंट्रोल करना है। जिसको बीमारी नहीं है उसको क्या करना है, उसको नियमित रूप से वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। कभी भी कोई नए लक्षण आए तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना है। या जिसकी फैमिली में अचानक किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, जैसे किसी मदर फादर को थी, ग्रैंड फादर को थी, मौसी को, फर्स्ट डिग्री जो अपने ब्लड रिलेटिव्स हैं, मतलब बुआ, मौसी, ऐसे किसी भी रिलेटिव्स को हार्ट की बीमारी है तो खुद की स्क्रीनिंग करनी है। तो स्क्रीनिंग में ऐसे नहीं खाली जाके इको कर लिया। इको बहुत बार कैसे, जब तक अटैक की बीमारी ना आए तो इको नॉर्मल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम टीएमटी करना सबसे अच्छा टेस्ट होता है कि आप चलते चलते ईसीजी रिकॉर्ड करो और आपकी ईसीजी में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। ईसीजी और टीएमटी 90% केसेस में ये सफिशिएंट है कि आपकी हृदय की बीमारी को पता लगाने के लिए। बहुत बार लोगों को उम्मीद होता है जाके सिर्फ इको करा लेते हैं या फिर अपनी मर्जी से इको कर लेते हैं कि मार के हृदय की पंपिंग सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जो हार्ट की पंपिंग होती है वो अटैक आने के बाद कम होती है। जिसको आज तक अटैक नहीं है उसके हार्ट की पंपिंग लास्ट तक नॉर्मल ही होती है। ईसीजी और टीएमटी। और जिसको टीएमटी नहीं करना है, सबसे अच्छा टेस्ट है कि आप रोज़ 2-3 माला सीढ़ी चढ़ो। जो व्यक्ति रोज़ 3 माला सीढ़ी चढ़ पा रहा है या स्पीड से 2-3 माला सीढ़ी चढ़ पा रहा है, उसको 90% यही चांस है कि उसको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। तो जो दूसरे माले में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं या एक माले में रह रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल ना करें। डेली सीढ़ी वीढ़ी चढ़ें, शाम को वॉकिंग करें, और जो खेल कूद कर सकते हैं या पहले खेल कूद करते थे, शाम को वॉलीबॉल है, थोड़ा स्पोर्ट्स है, 20-30 मिनट का स्पोर्ट्स खेलें। एक जिम की बात स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, जो लोग जिम में जाते हैं या पहले जिम जाते थे, अभी जिम बंद कर दिया है, नया नया जिम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जिम का ऐसा है कि अचानक जिम में आप शुरुआत कर रहे हो नई तो अचानक से कोई लोड वाला काम नहीं करना है। जिम में जाना है, 2-3 दिन वार्म अप करना है, अपने हार्ट की और अपनी बॉडी की कैपेसिटी का पता करना है कि मेरी बॉडी और मेरा हार्ट कितना लोड ले सकता है, और धीरे धीरे जिम की कैपेसिटी को बढ़ाना है। लोग जाके अचानक से ट्रेडमिल पे 20 मिनट 30 मिनट स्पीड में भागना शुरू करते हैं, फिर कभी कभी देखते हैं न्यूज़ में कि अचानक जिम के भागते भागते अटैक आ गया। तो ये उन लोगों का आता है जिनको अपनी हार्ट की कैपेसिटी का कभी पता नहीं था, अचानक से जाके बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं। जिम जाओ, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज शुरू करो, एक लिमिट अचीव करो, उसके बाद में आप हैवी लिफ्टिंग करो। जिन्होंने नई नई जिम की शुरुआत की है, हैवी एक्सरसाइज की शुरुआत की, कभी भी हैवी लोड वाला काम नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। तो फैमिली स्क्रीनिंग, जिसकी जैसे आपको पता है फैमिली स्क्रीनिंग ज़रूरी है। जिसकी फैमिली में किसी को अटैक की बीमारी है या अपनी एज में कम उम्र में अटैक की बीमारी है, उनको फैमिली स्क्रीनिंग ज़रूरी है। इमरजेंसी में क्या किया जाए कि किसी को छाती में दुखावा हो रहा है, ऐसा कुछ सिम्टम हो रहा है, आजू बाजू कोई डॉक्टर नहीं है, इको स्क्रीन करके खून पतला करने की गोली आती है। नॉर्मली हर घर में मिल जाती है, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। 2-3 गोली फूटनी है, इमीडिएटली चबा के पेशेंट को खिला देनी है, थोड़ा खून उससे पतला रहेगा, पेशेंट को हाथ रहेगा और नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचा। अटैक में मरीज अचानक से कोलैप्स हो गया, बेहोश हो गया, तो क्या करें? तो सीपीआर की वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं, सबको सीपीआर सीखना चाहिए। हमारे पास अभी 3 दिन पहले लिमड़ी से हमारे कैट टेक्नीशियन है, उसके अंकल को घर पे अरेस्ट हो गया। उनका लड़का ऐसे जीपी है लिमड़ी में, उसने घर पे सीपीआर दिया, होश आ गया, अपने लेके अर्जेंट में स्टेंटिंग किया, आज उनको डिस्चार्ज किया। तो सीपीआर का इतना महत्व है कि घर पे कोई भी पेशेंट बेहोश हो जाता है, होश बिल्कुल नहीं है, अचानक से सीपीआर देके उसकी जान बचाई जा सकती है। कि जब भी मैसिव अटैक आता है या धड़कन अनियमित हो जाती है, उसको हृदय या तो काम करना बंद कर देता है या उसकी पंपिंग अचानक से बिल्कुल बैठ जाती है, धड़कन एकदम कम हो जाती है, तो इमीडिएटली उसको दबाना है, मसाज करना है। अपने यहाँ पे 2 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेंगे, ऐसे रहेगा सीपीआर की, सीपीआर अच्छे से कैसे देना है, इफेक्टिव सीपीआर कैसे देना है।
और CPR की अगर बराबर पद्धति सीखी जाए तो अचानक होने वाली डेथ में से 30 से 40% डेथ को वैसे ही रोका जाता है और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम मिल जाता है। तो हमेशा जब भी पेशेंट कोलैप्स मिल रहा है आप CPR स्टार्ट करो, हेल्प के लिए बुलाओ, 108 को बुलाओ और नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचो। और बाकी तो नीलेश भाई ने बताया कि हम लोग मैं यूनमता से पास आउट हूँ, मैंने यूनमता में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। मेरे साथ में डॉक्टर हेमल ठक्कर, उन्होंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। सुयुषा में फर्स्ट टाइम हूँ मैं, 2-3 केसेस ऐसे किए जो स्टूडेंट्स मेरे को कभी नहीं हुए हैं। तो उसके लिए आपकी जिसको भी कभी भी हेल्प जरूरत है, राउंड द क्लॉक 24 घंटा अपना हॉस्पिटल खुला है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड निकाल लेना है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड चालू है, एक्टिव है, 24 घंटे फ्री में उसमें इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अपने पास इमरजेंसी में आयुष्मान कार्ड निकालने की फैसिलिटी भी है, जिसमें आवक का दाखिला है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। 3 वस्तु है, 24 घंटे में अपने आयुष्मान कार्ड निकलता है। ऐसे पेशेंट भी अपने पास आए जिनके पास कार्ड नहीं था, पैसे नहीं थे, अपने इमरजेंसी में एडमिट करके आयुष्मान कार्ड निकाल के उनकी सारवार की है। हाँ, इसमें से कुछ भी नहीं है, बहुत ही फाइनेंशियली पुअर पेशेंट है, बहुत बार FOC मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में या कंसेशनल कॉस्ट में ऐसे भी अपने 2-3 पेशेंट के किए हुए हैं। तो पैसा, दाखिला ये किसी की इलाज के आड़े नहीं आना। आपका कोई भी रिलेटिव हो, कभी भी हो, पहले तो ये बात है किसी को अटैक आए नहीं, आप सभी स्वस्थ रहो, ये जितनी गाइडलाइंस है उसका पालन करो। उसके बाद भी अगर किसी के नसीब में लिखा होता है या भगवान की इच्छा होती है उसके हिसाब से ये सब होता है। 24 घंटा आपकी सेवा में अपन उपलब्ध हैं। 2-3 चीज़ें ऐसे हैं कि लोगों को शक होता है कि पेस मेकर क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो एंजियोग्राफी जो लोग बहुत बार भाषा में बोलते हैं कि एंजियोग्राफी શું થાય છે, तो एंजियोग्राफी एक तपास है, खाली आपके हार्ट की नसों की तपास करते हैं। राइट हैंड से अपन एक सुई डालते हैं, हार्ट की नसों तक पहुँचते हैं, नसों की जांच करते हैं। एंजियोग्राफी में 10-15 मिनट का टाइम लगता है, 3-4 घंटे में पेशेंट को करके डिस्चार्ज कर देते हैं। एंजियोग्राफी में जिसको कुछ नहीं आता आगे कोई इलाज की जरूरत नहीं होती। एंजियोग्राफी के बाद में समझो किसी को ब्लॉकेज आता है या कुछ चीज़ें आती है तो आगे 2 तरह के इलाज होते हैं, बाईपास होता है, एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी से उसी हाथ से करते हैं अपन, बलून से नस को फुला के स्टेंट रख देते हैं चालू अटैक में जो भी इमरजेंसी में आया हो। और तीसरा पेस मेकर। पेस मेकर जिस पेशेंट को धड़कन की बीमारी होती है, किसी को कभी कभी धड़कन अचानक कम होने से मरीज की अचानक जान जा सकती है, तो ऐसे पेशेंट को पेस मेकर की जरूरत होती है। अलग अलग तरह के पेस मेकर आते हैं। पहले के ज़माने में सिंगल तार वाला पेस मेकर यूज़ करते थे, फिर पिछले कुछ वर्षों से 2 तार वाला पेस मेकर है। अभी सुयुषा में हमने 2 केस किए, 3 तार वाले पेस मेकर पहली बार है। कि 3 तार वाले पेस मेकर जो होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, यहाँ पे कोई करता नहीं है, पहले से किसी ने किए नहीं है। और उसमें साथ में फैसिलिटी होती है कि आपकी धड़कन को पूरा रिकॉर्ड करता है, अचानक आपकी धड़कन अंदर जगह आपको शॉक देकर हॉस्पिटल पहुँचने का टाइम देता है। तो पेस मेकर बिना बेहोश किए अपने यहाँ पे चेका लगाते हैं, हार्ट में वायर डाल के यहीं पे डब्बी गिरा के पेस मेकर कर देते हैं। पेस मेकर की जो बैटरी होती है नॉर्मली 8 से 10 वर्ष चलती है। कभी बैटरी खत्म होती है तो उसको छोटे से ऑपरेशन से रिप्लेस किया जाता है। पहले 3 तार वाला पेस मेकर योजना में फ्री में नहीं मिलता था, 10-12 लाख कॉस्ट होती थी। अभी योजना में आ रहा है पिछले 3 महीनों से, तो भी फ्री में हो रहा है। बाकी ऑडियंस में से किसी अब सवाल है नीलेश भाई को कुछ और स्पेसिफिकली पूछना? નમસ્કાર ડૉક્ટર સાહેબ, મારો પ્રશ્ન છે CPR કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે જણાવશો। आपको कैसे CPR देना है और हाथ रखने का तरीका कैसे होता है, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कितनी स्पीड से देना है यही ज़्यादा। पहले CPR में तुम स्टार्टिंग के 5 से 10 साल पहले CPR देते तो 2 भाग होते थे, मुंह से श्वास देना है, CPR देना है। ये जो रिसेंट गाइडलाइन आ गई है मुंह से श्वास देने वाला हट गया है, खाली आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। आपके जो हाथ ऐसे रख लेना, ये दोनों ऐसे बना लेना एकदम क्लिंच, ताकि दोनों हाथ का प्रेशर आप एक साथ लगा पाओ। हाथ बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट रखना है, ये स्ट्रेट ये स्ट्रेट, और खंबे से प्रेशर लगाना है। जैसे मैं बोला जाऊँगी, जैसे पेशेंट से नीचे पड़ा है इमीडिएटली नीचे बैठ जाना है, दोनों हाथ ऐसे रखना है। हार्ट लेफ्ट में होता है ऐसा नहीं है, हार्ट जो मिड में स्टर्नम होता है इसके थोड़ा इस तरफ होता है, आधा पार्ट हार्ट का स्टर्नम के पीछे होता है, थोड़ा सा यहाँ होता है। तो आपको जो स्टर्नम है यहाँ पे दोनों हाथ ऐसे रख देने हैं, उसको फोल्ड नहीं करना है, जो प्रेशर बराबर ट्रांसमिट नहीं होता है, उसको सीधा रखना है और शोल्डर से प्रेशर देना है। और 100 टाइम्स पर सेकेंड पर मिनट, मतलब ऑलमोस्ट हर सेकेंड तो मिनिमम आपको देना ही है। एवरेज है कि आपको 100 टाइम्स पर मिनट, काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बस देते रहो। हाँ, तो CPR देने से क्या फायदा होगा कि समझो किसी को धड़कन की बीमारी की वजह से हार्ट बंद हुआ है तो CPR से वापस चालू हो जाता है, पेशेंट को टाइम मिल जाता है। बहुत बार देखते हैं फुटबॉल खेलते खेलते किसी पेशेंट, बहुत जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं, फुटबॉल खेलते खेलते क्रिकेट खेलते खेलते अचानक धड़कन बंद होकर मर जाते हैं, तो वो धड़कन की बीमारी की वजह से होते हैं। ऐसे केसेस में CPR ही होता है जो पेशेंट की जान बचा सकता है। बिल्कुल ऐसे रखो, इसको फोल्ड मत करो और 100 टाइम्स रखो,
कुछ काउंटिंग नहीं करना है और बस देते रहना है। और टर्न बाय टर्न 2 लोग हो या 3 लोग हो तो टर्न बाय टर्न 2-2 मिनट देते रहना है और एक जन हेल्प के लिए कॉल करना है। अगर धड़कन की वजह से होता है तो 20 से 30% लोगों की जान ऑन द स्पॉट बचाई जा सकती है। अटैक की वजह से होता है तो भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। बाकी CPR के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस को देख के आप CPR ले सकते हो। हॉस्पिटल में CPR देने के अलग तरीके होते हैं, क्योंकि एडवांस कार्डियक केयर या एडवांस केयर तो उसमें दवाइयाँ और बहुत कुछ रोल होता है। अपने यहाँ पे किट्स ऐसे कुछ अवेलेबल होती नहीं है। आप हाथ से ऐसे देखिए, मिड में अपने को हाथ यहाँ पे रखना है, ऐसे नहीं कि लेफ्ट में कुछ कंप्रेशन नहीं होता है। स्टर्नम के पीछे रखना, जोर जोर से दबाना है। समझो आपको हड्डी टूटने की आवाज़ आ रही है, मतलब वो अच्छा है कि आपका रिबकेज पेशेंट का टूट रहा है, आप हार्ट को अच्छे से मसाज कर पा रहे हो। डरना बिल्कुल नहीं, जितना आपके पास प्रेशर है आपको एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर जितना दबाना है, मतलब 10 सेंटीमीटर इतना आपका हाथ ऊपर नीचे होना चाहिए। मैक्सिमम प्रेशर, स्टर्नम टूटने की आवाज़ आएगी स्टार्टिंग में, एक दो बार हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आएगी, कोई बात नहीं, वो हड्डियाँ अपने आप हील हो जाती है। जो पेशेंट CPR लेके घर जाते हैं, ये जो अपने रिबकेज की हड्डियाँ होती है, इसके लिए ज़्यादा कोई ऑपरेशन नहीं किया, प्लास्टर की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप टाइम दोनों जैसे मैंने बताया, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है, ये दोनों इसमें, ये दोनों इसमें, और इंटरलॉक करके ताकि प्रेशर अच्छे से होता है। इसको एकदम सीधा रखना है। जैसे पेशेंट किसी हाइट पे है तो एकदम ये जैसे चेस्ट है तो बीचों बीच यहाँ पे अपना ये रखना है, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। फिर ऐसे शोल्डर से दबाना है, जैसे अगर मैंने यहाँ रखा तो ऐसे शोल्डर से दबाना है एकदम ना, और 10 सेंटीमीटर तक दबना चाहिए। स्टार्टिंग में रिब्स केज के टूटने की या स्टर्नम के टूटने की आवाज़ आनी चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कि हार्ट का कंप्रेशन अच्छा हो रहा है। जैसे ये रखे बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ रख के, और सबसे जैसे एग्जाम्पल अगर पेशेंट कोई नीचे है तो ऐसे इस पोजीशन पे पोजीशन होता है, ये पोजीशन में रख के पेशेंट को नीचे लौटा के, और मुंह से समझो पहले कुछ निकल रहा है तो पहले उसका मुंह साइड में करना है, मुंह से जितना भी एस्पिरेशन आ रहा है मुंह से पूरा निकाल देना, नहीं कभी कभी एस्पिरेशन भी हो सकता है। फिर बिल्कुल ऐसे ऐसे करते रहना है, शोल्डर से बिल्कुल प्रेशर देना है, शोल्डर से ज़्यादा पूरी बॉडी का प्रेशर ट्रांसमिट होता है, और ऐसे ऐसे दबाते रहना है। નમસ્કાર સાહેબ, મારો પ્રશ્ન છે રાત્રે જમ્યા પછી ક્યારે સૂવું જોઈએ? No, it's not necessary to cut down into evening. Walking evening means 15 to 20 minutes enough after food, because most of the people have a habit कि खाना खा के सो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद आप 15 to 20 minutes वॉक, ब्रिस्क वॉक इज इनफ। इसको मॉर्निंग वाले को आपको शार्ट में कट डाउन करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग और शाम का इसलिए बोला गया कि बहुत सारे लोग काम में बिजी रहते हैं, सुबह 20-30 मिनट वॉक कर ली, शाम को 20-30 मिनट वॉक कर ली। अगर आप सुबह को 1 घंटा निकाल बोल रहे हैं देन इट्स अ फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। और शाम को 15 से 20 मिनट इज मोर देन इनफ। इसको मॉर्निंग वाले को कट डाउन करके इवनिंग में करने का कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है। आफ्टर फूड इज कि अपना डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, और बहुत बार कैसे कि खाने के नाइट के खाने में जो भी अपना आता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अपने ब्लड में वॉक नहीं, मतलब थोड़ा तो सर्कुलेशन नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करो तो अपने लीवर में, एडिपोस टिश्यू में जाके वहाँ जम जाते हैं। खाते ही अपन सो जाते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो अपना नाइट में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है, ब्लड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा खाना खा के 15 से मिनट वॉक कर लिया करो। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसे बहुत नेसेसरी नहीं है, बट एटलीस्ट 50 मिनट्स इन इवनिंग इज। ऐसा कुछ देखा गया है, कई लोगों को हार्ट अटैक आया है, ट्रीटमेंट से शायद बाहर भी आ गए कुछ लोग, चल बस। तो कुछ लोग इस बात को कोरोना कोविड के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर आपको कोविड हुआ था, ट्रीटमेंट ली थी, तो बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड दे मे हैव दिस सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट और एनीथिंग एल्स। तो लोग जोड़ रहे हैं, तो इस बात में कितना तथ्य है? इसमें ऐसे कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं कोई जो स्टडीज होती है ना कि भाई बहुत सारे लोगों ने कुछ स्टडी की है और उसकी अगेंस्ट पुख्ता सबूत मिले कि भाई कि कोरोना का ट्रीटमेंट मिला है तो उसकी वजह से हो सकता है। हाँ, बट हमने भी ऐसा देखा है कि जिसको कोरोना हुआ है कि कोरोना का जो वायरस है वो खुद अपने खून को जाड़ा करता है, खुद बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाता है। तो कोरोना के बाद में हाँ 10 से 20% लोगों को जिनको पहले कोरोना हुआ उनको हार्ट की बीमारी होने के लक्षण बढ़ते हैं। और जब पिछले 2-2.5 साल पहले कोरोना था उस वक्त अचानक से हाथ की नसें बंद होना, पैर काले पड़ना, पैर की नसों में ब्लॉकेज आना, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज, तो अचानक जो वायरस है वो अचानक अपने खून को जाड़ा कर देता है। तो खून को जाड़ा करता है स्पेशली कब जब वायरस से आप रिकवर हो रहे होते हो, आपको कोरोना को 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उस फेज में बहुत सारे लोग ऐसे जो अटैक लेके आए थे। तो उस वक्त ऐसा सोचा गया था कि शायद वायरस की वजह से या वायरस के बाद में जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है उसकी वजह से लोगों का खून जाड़ा पड़ रहा है, उसकी वजह से अटैक की बीमारी हो सकती है। हाँ, लेकिन हमने भी ऐसा ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों ने जब यूएन में हम थे वहाँ पर काफ़ी स्टडीज भी की थी, उसमें भी ऐसा ऑब्जर्व किया था कि लोगों को कोरोना के बाद में डायबिटीज़ के मामले बढ़े हैं, बिकॉज कोरोना में बहुत सारे लोगों को हाइड्रोस्टीरोइड्स दिया गया। जब लोगों में सूजन थी तो
तो काफ़ी लोगों को अच्छी बहुत ज़्यादा हाई डोज स्टीरॉइड्स दिए गए हैं। स्टीरॉइड्स के बाद में लोगों में डायबिटीज़ के मामले बढ़े हैं। कोरोना के बाद में लोगों को ब्लड प्रेशर के मामले बढ़ेंगे। दोनों मामले कोरोना के वायरस से जुड़े जा सकते हैं। पुख्ता सबूत नहीं है, बट हाँ ऐसे ऑब्जर्वेशन से जोड़े जा सकते हैं। दोनों चीज़ें बस कोरोना का वायरस मिला के हार्ट की बीमारी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया, जिसको कोरोना हुआ था या जिसको कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी या जिसको कोरोना में स्टीरॉइड्स लगे थे, बहुत हाई डोज लगे थे, ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी होने के मतलब अपेक्षा बाकी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। हाँ तो 100% ऐसा नहीं हो सकता हाँ कोरोना की वजह से हुआ है। कुछ लोगों का अभी तक कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा था, ये बहुत ही कम एविडेंस है इसका। हाँ एस्ट्राजेनेका के 1-2 वैक्सीन के थे जो यूरोप में वहाँ किसी को स्ट्रोक हुआ था, बट ऐसा कोइंसिडेंट था, उसकी वजह से हुआ था, ऐसा कुछ पता सब उसके होता है या लेफ्ट साइड में पेन होता है या अगर थोड़ी सांस फूलने लगती है तो क्या गाड़ी को शिफ्ट कर देना चाहिए? हो सकता है। और सांस फूलने के साथ साथ अगर लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है तो भी हार्ट का हो सकता है। और अगर समझो ये सब सिम्टम्स आपके चलने पे बढ़ते हैं तो ज़्यादा लक्षण हार्ट के हो सकते हैं। ऐसे बैठे बैठे छाती में दुख रहा है, चलने पे कुछ नहीं हो रहा है तो हार्ट के नहीं हो सकते। लेकिन आपको यहाँ दुख रहा है, आप लगता है मेरे को 100 मीटर 200 मीटर चलने पे भी दुखावा बढ़ जा रहा है तो वो हार्ट का हो सकता है। हार्ट के जो भी सिम्टम्स होते हैं 80% नस में ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, कभी कभी 70% ब्लॉकेज भी है। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं अपने चलने पे, सीढ़ी चढ़ने पे, कुछ हैवी काम करने पे बढ़ते हैं। एम दुखाव चालू है, 24 कलाक दुखे है, 4 बार दुखाव क्यारे बढ़ते नहीं, तो ये हार्ट के नहीं हो सकती। लेकिन जो भी ऐसा सिम्टम जो चलने पे बढ़ रहे हैं, थोड़ी बॉडी को एक्सरसाइज या स्ट्रेस दे रहे हैं उस पर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हार्ट के हो सकते हैं। रही श्वास की बीमारी की बात, तो श्वास हार्ट के भी पेशेंट को चढ़ सकता है, फेफड़े की बीमारी उस पेशेंट को भी चढ़ सकता है। खाली श्वास चल रहा है तो फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। पहले की किडनी की बीमारी उसकी वजह से कुछ फेफड़ों में डैमेज है, उसकी वजह से होता है। लेकिन दोनों चीज़ें साथ में हैं और वो चीज़ें अगर चलने पर बढ़ रही है तो उसको 90% चांस है कि हार्ट की बीमारी हो सकती है। और हार्ट की बीमारी है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि उसको एंजियोग्राफी और स्टेंट की जरूरत पड़ेगी। 50% से ज़्यादा केसेस में उसको खून पतला करने की दवाई से, गोलियों से, बाकी मेडिसिन से, जो नस को थोड़ा बुलर की ऐसी बीमारियों से भी, ऐसी दवाइयों से भी आराम रहता है। तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेरे को हार्ट की बीमारी है तो मैं जाऊँगा मुझे स्टेंट लग जाएगा, बाईपास हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अपने 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 70% 80% ब्लॉकेज हैं और 5-5 साल से वो दवाइयों पर अच्छे चल रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन होते हैं। कुछ दिनों पहले अहमदाबाद के एक पेशेंट था, यहाँ के नामचीन फिजिशियन ने उन्होंने रेफर किया था। हमने एंजियोग्राफी करी, तीनों नोज में ब्लॉकेज था, रिलेटिव्स को समझाया कि मैं तुम्हारा दवाई उल्टी चाल से। स्टिल रिलेटिव ने कैसा कि वो बड़ा ब्लॉकेज है तो मैं बाईपास करिए, आपको स्टेंट नहीं किया आपको। उसको बहुत मुश्किल से हमने समझाया भाई तुम्हारे बाईपास नहीं पर जरूरत नहीं, स्टेंट नहीं पर जरूरत नहीं, तुम्हारा दवाई उल्टी चाल से। 1-1.5 महीने का पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेज है तो आपको बाईपास स्टेंट की जरूरत है। कुछ ब्लॉकेज ऐसे होते हैं दवाई वगैरह से भी काम चल सकता है आपका, और हर बार ऐसा नहीं होता है कि पहुंच जाएंगे तो आपको एंजियोग्राफी या स्टेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने जो सिम्टम्स बताए हैं वो 90% केस में दोनों सिम्टम्स साथ में हैं तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। ओके, थैंक यू। ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ અને એસિડિટીની પ્રોબ્લેમને હાર્ટના પ્રોબ્લેમ સાથે કોઈ સંબંધ છે કે નહીં તે જણાવશો। हार्ट का नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बार लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि मुझे गैस्ट्रिक ही है। तो समझो किसी एक पेशेंट को कभी एसिडिटी नहीं हुई आज की लाइफ में, 10 साल से कभी अचानक से बहुत एसिडिटी हुई है, कल से एसिडिटी, आज एसिडिटी, परसों एसिडिटी। तो ऐसे पेशेंट को एसिडिटी एक सिम्टम होता है हार्ट की बीमारी का, जैसे मैंने पहले ही बताया था। जिसको कभी एसिडिटी नहीं हुई, अचानक एसिडिटी हुई है, हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। या पहले से थोड़ी थोड़ी एसिडिटी हुई, अचानक से एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, साथ में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, तो ये भी हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। क्योंकि हार्ट में एक अलग टाइप का अटैक होता है, इन्फियोबल एमआई, मतलब इन्फियोबल जब बोलते हैं कि हार्ट के जो निचले भाग का अटैक होता है, बहुत बार वो गैस्ट्रिक सिम्टम्स देते हैं। मतलब पेशेंट को ऐसे ही लग रहा था कि छाती में बड़ा तरह થાય છે, एसिडिटी થાય છે, खट्टी खट्टी डकार आना, फिर लगता है कि थोड़ी उल्टी के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये हार्ट की बीमारी के ये लक्षण होते हैं। और फिर कभी कभी लोगों को ऐसा लग सकता है कि गैस्ट्रिक की वजह से अटैक आ गया, ये नहीं है, वो उसी बीमारी के लक्षण है। इसलिए कभी किसी को एसिडिटी नहीं हुई है और अचानक एसिडिटी हो रही है, या पहले की एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, साथ में कई बार उल्टी हो रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी थकावट लग रही है, तो ये हार्ट की बीमारी के लक्षण बिल्कुल हो सकते हैं। और स्पेशली जिसकी उम्र ज़्यादा है, 60 साल की, 70 साल की उम्र है, उसमें भी बहुत बार होता देखा गया है कि ऐसे ही लक्षण लेके पेशेंट हॉस्पिटल आता है। और ऐसे पेशेंट का रिस्पॉन्स भी बहुत पुअर रहता है, बिकॉज पेशेंट बहुत बार लेट आता है, 1-2 दिन ऐसे एसिडिटी करके उसको खुद को भी पता नहीं होता है कि हार्ट की बीमारी है कि एसिडिटी की बीमारी है। और जितना आप हॉस्पिटल पहुंचने में लेट करते हो, स्नायु के, हार्ट के स्नायु को ऑलरेडी उतना डैमेज हो गया रहता है। तो ऐसे नए सिम्टम्स हैं, उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। हाँ, खाली एसिडिटी से हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। तो वो अगर बढ़ जाए तो हार्ट को, हाँ, लंग की बीमारी हार्ट की बीमारी को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन राइट साइड के हार्ट को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, लेकिन राइट साइड का हार्ट पूरा हो सकता है। बिकॉज अपने हार्ट में 2 साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। जो राइट साइड होती है वो अपने बॉडी से खून आता है, राइट साइड में जाता है, वो फेफड़ों में पंप करता है।
तो फेफड़ों से ब्लड जाता है लेफ्ट साइड के हार्ट में, वो बॉडी में पंप करता है। तो हार्ट के दो भाग हो गए, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाला पंप करेगा फेफड़ों में, लेफ्ट वाला पंप करेगा बॉडी में। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लेफ्ट वाले हार्ट पर लोड पड़ता है। फेफड़ों की बीमारी होती है, राइट साइड के हार्ट पर लोड पड़ता है। तो फेफड़ों की बीमारी की वजह से जिसको लंबे टाइम से फेफड़ों की बीमारी है, ILD है, डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, कोरोना की वजह से लंग्स खराब हो गए हैं, लंबा टाइम स्मोकिंग किया है, या कोई जैसे खनन में काम करते हैं, मतलब माइंस में काम करते हैं, या जो मिट्टी जहाँ उड़ रही है वहाँ काम कर रहे हैं, सैंड माइन में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को धीरे धीरे फेफड़े खराब होते हैं। उनके फेफड़ों की वजह से राइट साइड का हार्ट का प्रेशर बढ़ सकता है, राइट साइड का हार्ट बड़ा हो सकता है, वहाँ लीकेज हो सकता है, और राइट साइड के वॉल भी खराब हो सकते हैं। किसी ने आज ही हार्ट का मतलब इकोकार्डियो करवा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल, 2 ही दिन में सडनली कार्डियक फेल, ऐसा हो सकता है? ये मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इको नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट की बीमारी है। इको हार्ट की खाली पंपिंग का टेस्ट होता है, किसी नस में ब्लॉकेज है कि नहीं है वो इको से कभी पता नहीं चलता। इसलिए लोगों में जो मैंने पहले ही बताया कि मिथ है कि हमारा इको नॉर्मल से मैंने कह रहे हार्ट अटैक ना आवश्यक है, ये बिल्कुल गलत है। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका 1 घंटे पहले इको नॉर्मल था, नेक्स्ट घंटे पेशेंट को अटैक आया, तीसरे घंटे पेशेंट को कैथ लैब में लेना पड़ा है। इको खाली आपके हार्ट की पंपिंग को दर्शाता है। जब अटैक आएगा, हार्ट की पंपिंग में डैमेज होगा, तभी इको अबनॉर्मल आएगा, या किसी को वॉल की बीमारी है तो ही इको अबनॉर्मल आएगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि हार्ट की आपकी कैपेसिटी का पता करना है तो आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी देखनी है कि मैं रोज़ कितना चल पा रहा हूँ। समझो कोई पेशेंट बोला मैं रोज़ को 3 किलोमीटर फरी શકું છું, 2-3 माला छड़ी શકું છું, ऐसे पेशेंट को अटैक आने की शक्यता कम है। रियली में हार्ट का कुछ टेस्ट करना था, आप TMT करके देखो कि चलते चलते किसी दिन कुछ फेयर आता है कि नहीं आता। इको नॉर्मल होना बिल्कुल मिथ है कि मेरे को अटैक नहीं आ सकता, ये बिल्कुल नहीं पब्लिक में मिथ है। इसलिए बहुत बार लोग जाकर डायरेक्ट इको करा लेते हैं, हमारी को सारू से मैंने 2 वर्ष कहीं ना कहा, ये बहुत कि जब ये हार्ट अटैक या हार्ट कार्डियक के केसेस गुजरात में सडनली एकाएक होने लगे और पब्लिक में थोड़ी घबराहट हुई, सरकार ने बिना संशोधन किए, बिना किसी निष्कर्ष पे आए, एक मेडिकल टीम डॉक्टरों की पैनल ने एक डिक्लेरेशन कर दिया कि हार्ट अटैक है, एक हार्ट कार्डियक है, आपको ये प्रिकॉशन लेने हैं, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है। लेकिन इसके लिए कोई संशोधन नहीं किया गया। संशोधन मतलब 10 व्यक्ति को फास्ट फूड खिलाया गया और 10 हेल्दी है, उन दोनों में डिफरेंस कहीं नहीं बताया गया। दूसरी चीज, मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से ये डिमांड आज तक नहीं की कि ये फास्ट फूड खराब है, इसको आप बैन कर दो, जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपकी राय क्या है? फास्ट, पहली बात तो गवर्नमेंट की जो कमेटी के बारे में, जो गवर्नमेंट की कमेटी बनी थी, मैं खुद यूएन मेहता में था, वहाँ पे डॉक्टर चिराग दोषी और बाकी जो लोग थे उस कमेटी के पैनल थे। और जो संशोधन होता है वो ICMR की बॉडी करती है, और संशोधन के लिए कैसे बहुत लार्ज पॉपुलेशन चाहिए रहती है, मतलब 10 लोगों को खिला के या 10 लोगों को ना खिला से उसको रिसर्च में नहीं पहुँच सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी बड़ी स्टडीज़ के लिए आपको 10,000 लोगों को एक साइड रखना होता है, 10,000 लोगों को दूसरे साइड रखना होता है। लेकिन जब भी जो पेशेंट अपने पास अटैक लेके आते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल माप रहे हैं, उनका जो एडिक्शन का प्रोफाइल कर रहे हैं, जैसे हमने एक स्टडी की थी कि जिसको अटैक आ रहा है उसमें से 92% यंग पीपल मतलब जो उनकी उम्र 40 से कम है, तो जिनको अचानक अटैक आया, पहले कभी छाती में दुखावा नहीं था, अचानक से अटैक आकर हॉस्पिटल पहुँचे, 92% पीपल को तंबाकू का सेवन था, किसी भी रूप में, चबाने के रूप में, स्मोकिंग में, या उनका जो फ्रेंड्स हैं, बहुत बार कैसे होता है सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो बोलते हैं, मैं खुद को समझो स्मोक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं किसी ऐसे के साथ में काम कर रहा हूँ जो पूरे दिन स्मोक कर रहा है, तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो लार्ज स्टडीज गवर्नमेंट ने ऐसे डाइट तो नहीं की है, लेकिन जो पहले का एविडेंस है उसके हिसाब से यही है कि जंक फूड खाने से ज़्यादा अटैक आते हैं। रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि इसको बैन करने का, बैन तो गवर्नमेंट जैसे कि तंबाकू है, सबको ऑलरेडी पता है कि तंबाकू पे लिख के आता है कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, तो गवर्नमेंट उसको भी बैन नहीं कर पाती। कि एक मानव अधिकार का एक पॉइंट रहता है कि भाई हर किसी को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अपने हिसाब से जीने का हक है, इसलिए गवर्नमेंट तंबाकू को भी बैन नहीं कर सकती, सिगरेट को भी बैन नहीं कर सकती, उसी हिसाब से गवर्नमेंट पिज़्ज़ा को, सैंडविच को भी बैन नहीं कर सकती। लेकिन जो गुजरात में नाश्ते का ट्रेंड जो देखा गया है, जैसे मुंबई में था मैं, तो मुंबई में ऐसा नाश्ते का ट्रेंड नहीं चलता जितना गुजरात में है। सुबह सुबह अपन स्टार्टिंग से मॉर्निंग से तला हुआ नाश्ता, जैसे बहुत बार गांठिया है, फाफड़ा है खाते हैं। सेकंड, यहाँ मिडनाइट में चाय पीने का और नाश्ता करने का बहुत बड़ा शौक है, क्रेज। मुंबई में भी इतना क्रेज नहीं है रात को 12 बजे चाय पीने का, 1 बजे नाश्ता करने का, या 2 बजे नाश्ता करने का। तो यहाँ जैसे 10 बजे अपन देखते हैं जितने भी चाय के हैं, मतलब जितने भी चाय के स्टॉल्स हैं, सब जगह भीड़ रहती है। आप रात को 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, हाई से निकल गए। मुंबई में भी
सिविल हॉस्पिटल के सामने 4-5 चाय वाले और नाश्ता वाले ऐसे हैं जो रात को 3-3 बजे तक चालू रहते हैं। तो लेट नाइट अपन जो नाश्ता कर रहे हैं, जो चीज़ पनीर बर्गर खा रहे हैं, वो अपने हेल्थ के लिए सबसे खराब है। दूसरी, आई थिंक आपके दोनों प्रश्न का बैन करने का तो प्रश्न है, इसको कोई बैन नहीं कर सकता कि तंबाकू और सिगरेट को भी बैन नहीं कर सकती। बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट अल्कोहल को भी बैन नहीं कर सकती। तो ऐसे बैन तो किसी को नहीं कर सकते अपन। हाँ, लेकिन अपन जितना अपना है कि भाई अपन एक दूसरे को समझा के ये सब चीज़ें अपने को नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं करना है, उस चीज़ को अपना आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात है अपने स्टडी का भी, हमने रिसेंटली एक प्रपोजल लिया है सुरेंद्र में, हम एक स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 महीने में। उसका ऐसे पूरा परफॉर्मा तैयार हो रहा है कि भाई 40 के नीचे जिनको अटैक आ रहे हैं और 40 के बाद में जिसको अटैक आ रहे हैं, दोनों के रिस्क फैक्टर में, उनके प्रोफाइल में, उनके बॉडी वेट में, उनके जो बीमारियां हैं और फैमिली हिस्ट्री में क्या फ़र्क है, क्या नहीं फ़र्क है। ये मोस्ट ऑफ द स्टडी 1-2 महीने में चालू हो जाएगी, 1-1.5 साल चलेगी, फिर उसका निष्कर्ष बिल्कुल निकलेगा। सर जी माफ करना, सिगरेट, गुटखा और गुजरात वाले फैटी चीज बहुत वर्षों से खाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के 2 साल बाद सडनली ये चीज की वो नहीं पता पा रहे। कोरोना के बाद में सडनली मीडिया का बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत बार कहने लगता है कि जैसे टीवी में लड़ाई हो रही थी, लगता है कि पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। तो मीडिया का जो फोकस ज़्यादा है आज की तारीख में कि ये अटैक आ गया, एक छोटे से अटैक को पूरी दुनिया में, बाकी जो इंसिडेंट्स है कि 1 to 1.5% जो इंसिडेंट्स होता है कि 1000 में से साल में इतने लोगों को अटैक आ सकता है, इंसिडेंट अभी भी सेम है। मीडिया का फोकस ज़्यादा है और हर बार ये कोई भी ट्रेंड होता है 1-2 साल चलता है। जैसे पहले बच्चा कुएं में गिर गया तो उसका न्यूज़ चलाते हैं 1-2 साल। पिछले 4-6 महीने से ऐसे न्यूज़ चल रही है कि भाई अटैक की बीमारी, हाँ अटैक की बीमारी बिल्कुल बढ़ गई है। और इंडिया में जो अटैक की बीमारी है यंग एज में बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी अपन जाते हैं तो 50-60 साल के बाद में लोगों को अटैक आते हैं और इतने मैसिव अटैक नहीं आते हैं। लेकिन जो न्यूज़ में जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं, वो एक न्यूज़ वालों का या मीडिया का थोड़ा एक ज़्यादा ओवर होता है ना, ओवरवेल या ओवर करके दिखाना, वो भी थोड़ा उसमें है। डेफिनेटली कोरोना का जैसे बताया, पहले डिस्कस किया, कोरोना थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट हो सकता है। सेकंड, अपने यहाँ का खाने पीने का चलन। और तीसरा, लोगों का जो होता है कि एडिक्शन का, पहले के लोग एडिक्शन करते थे, एक करते थे, जो गांव में पी रहा है बीड़ी पी रहा है तो बीड़ी पी रहा है। अभी तो बीड़ी पियेंगे, फिर ड्रग्स करेंगे, फिर और कुछ करेंगे, उसके साथ लाइफस्टाइल। पहले के ज़माने में जो लोग बीड़ी पीते थे, एटलीस्ट गांव में 10-11 बजे सो जाते थे, रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक या 4 बजे तक कोई नहीं जागता था। अभी सब बच्चे ऐसे हैं कि आप देखोगे रात को 3 बजे सो रहे हैं। हमारे खुद की भी बात ऐसी है कि हम लोग हॉस्पिटल से 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 8 बजे उठ रहे हैं। 6-8 घंटे की स्लीप नहीं हो पा रही है, बिकॉज बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो आप डैमेज तो वैसे ही कर रहे हो एडिक्शन से, और उसको सामने से रेस्ट नहीं दोगे तो दुगना डैमेज करती है। अभी 2 बजे तक अब कोई जाग रहा है, 3 बजे तक जाग रहा है और सुबह वापस 8 बजे उठ के काम पे जा रहा है, तो उसको जो स्मोकिंग हार्म करेगी, वो गांव में जो बीड़ी पी रहा है, जो रात को 10 बजे अपना खाना खा के सो जा रहा है और सुबह 8 बजे या 7 बजे उठ रहा है, उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहा है। तो रेस्ट एंड स्लीप, मैं अपने इसमें स्लीप का बताना बिल्कुल भूल गया कि स्लीप जो होती है, स्लीप पैटर्न एंड जो स्लीप करने की मतलब टाइमिंग होती है, वो भी आजकल बीमारी में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो लोग 10-11 बजे सो जा रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, उनमें अटैक या हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है। जो लोग 2-3 बजे सो रहे हैं, जिनकी स्लीप 4-5 घंटे की हो पा रही है, उनमें अटैक की बीमारियाँ आ रही बहुत बढ़ जा रही है, क्योंकि अपन लेट नाइट तक मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या बहुत बार वर्क का स्ट्रेस भी रहता है। सब लोग का आजकल जो फाइनेंशियल काम वाम सब ऐसा हो गया कि लोग लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, वो भी आल्सो कंट्रीब्यूट करता है। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है बिल्कुल कि 10 लोगों को बढ़ गया है, इसके लिए और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली वो फ्यूचर में किया जाएगा। सुबह में अपना ब्लड और यूरिन दे दूँ और खाने के बाद 2 घंटे के बाद मैं ब्लड और यूरिन दे दूँ और लेबोरेटरी वाले मुझे रिपोर्ट दे दें और पता चल जाए कि शुगर है कि नहीं। तो ऐसे ही हम जानना चाहते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं। तो बिना किसी एडवाइस को हम ये एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, वो नुकसानकारक है कि नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे हार्ट की नसें ब्लॉकेज है कि नहीं है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के पता करना है। तो पहली बात तो ऐसा है कि बहुत बार किसी को ब्लॉकेज हो भी सकते हैं, सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अननेसेसरी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज ढूंढना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। जैसे अननेसेसरी अपने एंजियोग्राफी कर ली बिना मतलब के और 60%-70% ब्लॉकेज निकला। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग बाहर 60-70% में स्टेंट डाल सकते हैं। दूसरी बात की एंजियोग्राफी करने के 2 तरीके होते हैं, एक सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी होती है, दूसरी होती है हार्ट के डॉक्टर जैसे हम लोग करते हैं। सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी वैसे सेफ होती है, पर उसमें डाई जाती है 150-200 ml। जिसको किडनी की थोड़ी सी भी तकलीफ है या किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी किडनी पर लोड पड़ा हुआ है, 150-200 ml डाई जाने से बहुत मतलब 1000 में से एक आधा पेशेंट को किडनी का रिस्क हो सकता है। बॉडी में रेडिएशन का एक्सपोजर भी होता है। तो जिसको अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो हार्ट की बीमारी है या नहीं है, सबसे अच्छा टेस्ट है आप TMT कराओ।
टीएमटी नॉर्मल है, आपको आगे कुछ नहीं करना है, भले आपकी नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला है। तो टीएमटी ही करना है, डायरेक्ट एंजियोग्राफी के लिए कभी जंप नहीं करना है। और दूसरा, जैसे हम जो एंजियोग्राफी करते हैं, अगर बिना जरूरत के किसी की एंजियोग्राफी करेंगे तो उसमें 0.1% का जोखम होता है। 0.1 मतलब 1000 में से एक आधे पेशेंट को जहाँ से एंजियोग्राफी कर रहे हैं वहाँ पे नस में ब्लॉकेज, लीकेज होने का, हाथ में सूजन आने का, या कभी कभी एंजियोग्राफी करते समय भी पेशेंट को जो कैथेटर हार्ट में डाल के अपन डाई देते हैं उसकी वजह से भी अटैक आने का जोखम हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पहले कुछ नहीं था, एंजियोग्राफी की वजह से भी रेयर केस में अटैक आ सकता है। तो अननेसेसरी एंजियोग्राफी नहीं करनी है। सीटी स्कैन वाली हो, हाँ सीटी स्कैन वाली हो या जो कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे हैं वो सबसे अच्छा अपना स्ट्रेस टेस्ट कराओ, टीएमटी कराओ। टीएमटी में थोड़ा बहुत डाउटफुल लग रहा है, अगर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि हार्ट की बीमारी हो सकती है, तो डायरेक्ट हम वाला जो एंजियोग्राफी करते हैं। टीएमटी में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी डायरेक्टली एंजियोग्राफी करके कोई मतलब नहीं है।